सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 29 जून के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर है वर्ल्ड पेज में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, ये यूएस में एक प्रथा है जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको देखिए दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट एक होती है जिसमें न्यूज़ चैनल पे जाके अपनी बातों को रखना पड़ता है और बहस करनी होती है। ये सीएनएन पे हुई थी और लगभग सारे न्यूज़ चैनल से ब्रॉडकास्ट होती है। तो ये हालांकि आपके लिए सीधे तौर पे इतना काम कर रही हैं। इसमें जो की पॉइंट्स निकल के आए कि प्रेसिडेंट बाइडेन का इतना बढ़िया वक्तव्य नहीं दिखा। जो तमाम अखबारों में उनके लिए आर्टिकल आया है कि कई कई जगहों पर उन्होंने या तो उनका गला ख़राब था या फिर वो एक कॉन्फिडेंस में आके अपने आंसर्स को नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप, लोगों ने इतना देखा डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में न्यूज़ में, उन पे केसेस भी चले, उनको गिल्टी भी करार दिया गया, मगर पब्लिक में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है कंपेयर टू बाइडेन। इसके अलावा आपके लिए आर्टिकल ये किसी काम का नहीं है। सारे आर्टिकल भी ज़रूरी नहीं होते हैं, है ना। ये है राइनोस को लेके खबर है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि देखिए पोचिंग तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है प्रेशियस जानवरों की। तो साउथ अफ्रीका में एक नया तरीका अपनाया है कि राइनो के हॉर्न में रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट कर दिया है। जानते हैं क्या है मैटर। Researchers in South Africa have injected radioactive material into the horns of 20 rhinos as part of research project aimed at reducing poaching. The idea is that radiation detectors already in place at national borders would detect the horns and help authorities arrest poachers and traffickers. The research, which is included the participation of veterinarians and nuclear experts, begins with the animal being tranquilized before a hole is drilled into his horn and nuclear material carefully inserted. This week, researchers at the University of Witwatersrand Radiation Health Physics Unit in South Africa injected 20 rhinos with these isotopes. We are doing this because it makes significantly easier to intercept these horns as they are being trafficked over international borders, because there is a global network of radiation monitors that have been designed to prevent nuclear terrorism. अब इसके पीछे का लॉजिक निकल के आ गया आपके सामने कि क्यों रेडियो एक्टिव मटेरियल को जो हमारे राइनो का हॉर्न है उसमें होल करके इंसर्ट करा गया। क्योंकि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे वो बंदरगाह हो, पोर्ट्स हो या वो एयरपोर्ट्स हो, कार्गो एरियाज़ हो, वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स और मॉनिटर्स लगाए गए हैं। आज से नहीं, कई सालों से लगे हुए हैं। क्यों? ताकि न्यूक्लियर टेररिज्म को या फिर जो न्यूक्लियर मटेरियल का ब्लैक मार्केट में सेल परचेज़ होता है वो रोका जा सके। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अब हम कैसे ट्रैक कर लें कि भैया उस कार्गो में ये पोचर्स अपना सामान भेज रहे हैं राइनो वगैरह का। रेडियो एक्टिव मटेरियल रहेगा तो वो आराम से डिटेक्ट हो जाएगा, जिससे ऐसी घटनाओं को कम होने में कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखेगा। लाइक एलिफेंट्स एंड पैंगोलिन्स, वी आर डूइंग दिस बिकॉज इट मेक्स सिग्निफिकेंटली ईजियर टू बी ट्रैक्ड। ठीक है। आगे प्रोफेसर जेम्स लार्किन हु हेड्स द प्रोजेक्ट एंड वी आर पिग बैकिंग ऑन द बैक ऑफ दैट, प्रोजेक्ट का नाम है पिगी बैकिंग ऑन द बैक ऑफ दैट। साउथ अफ्रीका हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ राइनोज। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राइनोज की, विद एन एस्टिमेटेड 16,000, मेकिंग इट हॉटस्पॉट ओवर द 500 राइनोज किल्ड ईयरली। लगभग 16,000 राइनोज साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और 500 की मृत्यु हर साल हो रही है। ठीक है, तरीका अच्छा है, हम ये वाला तरीका अपना भी सकते हैं। कैसे हम पोचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तरीका अच्छा लगा मेरे को। आप अब इसमें ये देखिएगा। अब देखिए, वही मैं कहता हूँ हमेशा कि खुद से भी रिसर्च करा करिए। अगर सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगी तो फिर मज़ा क्या आएगा। अब आप सर्च करिए कि इंडिया में राइनोस कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी सेंचुरी है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, पॉपुलेशन कितनी है, कौन से टाइप के राइनोस पाए जाते हैं। इतना आप काम कर लीजिए
वरना बाकी हम वेबसाइट पे डाल ही देंगे। मगर पहले आप अपने आप से देखिए। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम इन वीडियोज़ को सिर्फ़ हेल्प लें, कि हमारे मन से जो अखबार को पढ़ने का डर है वो निकल जाए, मगर अध्ययन हमेशा खुद करें। ठीक है। अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। दिल्ली में आजकल बहुत समस्या चल रही है। एक तो एयरपोर्ट की छत गिर गई। इसके अलावा जो आए दिन बारिश तो होनी ही है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? जल भराव की समस्याएं बढ़ गई हैं, दिल्ली में खासकर। नए-नए टनल्स जो बनाए गए थे, उनमें तक पानी आ गया है। ऐसा कोई मेट्रो स्टेशन के बाहर एरिया नहीं है जहाँ पानी ना हो। आप देखिए, ये तस्वीर दिल्ली की है। ये वही दिल्ली है जो अभी 15 दिन पहले पानी को तरस रही थी। ठीक है। और यही दिल्ली है जो आज पानी में जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पे है हमारे सामने, वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। मौसम तो आते जाते रहेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोई नई नई बात नहीं है। देखिए आर्टिकल आप द हिंदू के आर्काइव्स में जाके, सॉरी द इंडियन एक्सप्रेस के आर्काइव्स में जाके देख लीजिए। आपको हर बार हर मौसम में ये तस्वीर देखने को मिलेगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग पे अभी भी वो काम नहीं करा गया है, चाहे वो एमसीडी हो या फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स हो, और दिल्ली ही नहीं कई राज्यों में। इस पे हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो हमें करप्शन नाम की चीज़ को हटाना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी सीबीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स में से, जो बिल्कुल ही अननेसेसरी पैसा वेस्ट करते हैं टैक्स पेयर का ऐसी चीज़ों पे जो कभी काम ही नहीं आ रही हैं। क्या ये कमी हम, चलिए अगर हम पॉइंट्स से ही बात करें तो हमारे सामने तो क्या बात आ गई है? हमारे सामने बात आई है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि इतना बेकार अर्बन इंफ्रा कैसे है? पहली बात तो फ्लॉज़ इन डिज़ाइनिंग पे किसी न किसी तरह की कमी करी गई है। डिज़ाइनिंग पे कमी कैसे हो सकती है? एक्सपर्टीज़ की कमी, या तो जो इंजीनियर्स ये सब काम करते हैं निर्माण वाले, वो लोग बिल्कुल भी इस नौकरी के लायक नहीं हैं। एक्सपर्टीज़ की कमी या उनमें स्किल की कमी है। तो आपको जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आपको फिर से ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए। स्किल्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत है हमें, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है हमें। इतने बड़े-बड़े टनल्स बन रहे हैं प्रगति मैदान में, ये चीज़ तो पहले से पता होनी चाहिए ना कि दिल्ली में बारिश किस हद तक हो सकती है। अर्बन प्लानिंग के साथ-साथ हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस सब के पीछे करप्शन या फिर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट तंत्र की तरफ से ढिलाई है, तो उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। अर्बन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बड़े शहरों के लिए, है ना? आप स्टॉर्म ड्रेन्स बनाइए, आप वाटर रिचार्ज करने के लिए एक्वीफर्स बनाइए, आप जगह-जगह पे ज़मीनें खाली पड़ी हैं। इवन बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, उसमें भी बड़े-बड़े एरिया मैंने देखे हैं खाली पड़े रहते हैं, गाड़ियाँ ही खड़ी होती हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे छोटे पॉन्ड बना सकते हैं, आप वाटर रिचार्ज होने के लिए उस जगह को खाली छोड़ सकते हैं। अननेसेसरी कंक्रीटिशन को आपको रोकना पड़ेगा। जिस हद तक निर्माण कर के हमने पूरा कंक्रीट बना दिया है शहरों को, हमें इसे कम करना पड़ेगा। वाटर रिचार्ज एरियाज़ बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे वो एक्वीफर्स के माध्यम से हो, चाहे वो पॉन्ड्स के माध्यम से हो। दूसरी बात, जो पानी हमारे बिल्डिंग्स पे आ रहा है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पे आ रहा है बारिश का, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वापस नीचे पहुँचाना चाहिए। दिक्कत पानी नहीं है, ये पानी दिक्कत नहीं है, ये पानी अभी नीचे जा चुका होता। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी ज़मीन के नीचे जा चुका होता, मगर ये जा नहीं पाया, रिचार्ज नहीं हो पाया है। ये समस्या है। बाकी आप अध्ययन कर लीजिए, कुछ विशेष नहीं लगा मुझे को यहाँ पे। हम सीधे आएँगे एक्सप्लेन्ड पेज पे। ठीक है। ये सब कुछ ख़ास नहीं है, आपके मतलब का इतना नहीं है। हाँ, एफएटीएफ में अभी इंडिया को बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। एफएटीएफ की बेसिकली एक प्लेनरी मीटिंग होती है। मैंने इसको लेके वेबसाइट पे ब्लॉग भी डाला, पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें बहुत मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है।
प्लीनरी मीटिंग होती है एफएटीएफ की, तो जून में जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने इंडिया के जितने भी एफर्ट्स करे गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और टेरर फाइनेंसिंग को लेके, इसको इन्होंने सराहा है और इंडिया को इस अच्छे प्रदर्शन के लिए एक रिव्यू लिस्ट में भी डाला हुआ है। इंडिया अचीव द हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग एफएटीएफ। एफएटीएफ की तरफ से हमारे को एक पॉजिटिव मिला है। ठीक है, द वॉचडॉग सेड दैट इंडिया नीड्स टू एड्रेस, मतलब एफएटीएफ ने कहा है कि इंडिया में थोड़ी सी कमियां हैं, काम अच्छा करा है मगर कमियां भी कुछ हैं। नीड्स टू एड्रेस द डिलेज रिलेटेड टू द कंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके पास हैं भारत के पास, उसमें जो ढिलाई हो रही है, डिलेज हो रहे हैं, इसको भी भारत को देखना चाहिए कि समय रहते इनके डिस्पोजल हो। दूसरी बात टेरर फाइनेंसिंग, टीईएफ को टेरर फाइनेंसिंग कहा है, and terrorist finance prosecutions and ensure that CFT measures aimed at preventing the non-profit sector from being abused for terror financing। और ये भी कहा है कि टेरर फाइनेंसिंग जो कि एनजीओज़ के माध्यम से होती है, जो कि डमी एजेंसीज़ के माध्यम से होती है, इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करने के लिए इंडिया को काम करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हमको पॉजिटिव ही कहा है, एक ना ग्रीन फ्लैग दिया है कि वेरी गुड वर्क। The FATF discussed and adopted the Joint Financial Task Force Mutual Evaluation Report of India, which assessed the effectiveness of India's measures to combat money laundering and terror financing. The plenary concluded that India has reached a high level of technical compliance. हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, और टेक्निकल कंप्लायंस मतलब जो FATF के नियम होते हैं देशों के लिए कि भैया आपके देश में ये चीज़ें हैं, आपको वो मैनेज करना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, हमने उन सब में अच्छा प्रदर्शन करा है। FATF said that the suspension of the Russian Federation continues to stand. This comes after the watchdog in March 22 highlighted that all jurisdictions should be vigilant to current and emerging risks from the circumvention of measures। ये बेसिकली रशिया को लेकर उन्होंने कहा था, उसमें नहीं जाएंगे। यूक्रेन वॉर को लेकर भी बात हुई थी इनकी। जो बेसिकली प्लीनरी मीटिंग होती है, ये महीनों महीनों होती रहती है और इसमें रिव्यू करते हैं तमाम चीज़ों के बारे में। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये आया हुआ है कि वो क्यों टैरिफ रेट हाई हो गए हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के। ठीक है, 5G कितना महंगा हो सकता है। द एडिशन ऑफ 5G सर्विसेज टू द किटी for which all three major telecoms spent top dollar. There was also a question on when telecom companies will make a move towards monetizing their 5G services. अभी तो रेट आने बाकी हैं 5G के। A note by JP Morgan makes the shift clear. The fact that Jio, the sector price setter, has led the tariff hikes rather than Airtel or V is in prior round is a statement of intent that is focus has shifted from share gains to monetization। JP मॉर्गन ने भी अपने कहा था बातों में कि जो बैंक है कि अभी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करेंगी नए स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम 5G रेवोल्यूशन से। बढ़िया है। एडिटोरियल पेज में बात करी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस फॉर न्यू क्रिमिनल लॉस। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 जुलाई से 3 कानून लागू हो जाएंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको लेके ये आर्टिकल है अनूप सुरेंद्रनाथ और नितिका विश्वनाथ की तरफ से। As we stand at the cusp of the new criminal laws coming into force on July 1, it would be naive to ignore the confusion that awaits in the administration of criminal justice। अब हर किसी के मन में एक ना क्वेश्चन मार्क है कि जो नए कानून ला रहे हैं इनमें क्या चीज़ प्रॉब्लम करेगी, कैसे प्रशासन के काम करने में परिवर्तन आएगा और कैसे नई नई चीज़ों को टैकल करा जाएगा, जो डाउट्स आएंगे, कंट्रोवर्सीज बनेंगी लॉज को लेके। दीज न्यू लॉज वर प्रेजेंटेड एज एन एक्सरसाइज इन डी कॉलोनाइजिंग आवर क्रिमिनल लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे, IPC बहुत पुरानी थी, 1860 की चल रही थी आज तक, 1860 की। हमारे CRPC 1973 की थी और हमारी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का था। तो हमने बेसिकली ये कहा था कि ये असल में कॉलोनियलिज्म की निशानी है, इसलिए हमको नए कानून लाने चाहिए।
What does it mean to reform the criminal justice system? Certain new provisions that confer excessive police power in using vague definitions of offenses, enhance durations of police custody, and permit trials in absentia are regressive. They do not amount to kind of systematic reforms proclaimed. अब कुछ जगहों पे पुलिस स्टेट जैसी चीज़ें बनती दिखाई देंगी हमें कानून में। बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें पुलिस को बहुत पावर दी हुई है कस्टडी में रखने के लिए और लंबे समय तक इंटेरोगेशन वगैरह या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हालांकि कहीं पे बीएनएसएस में ये भी दिया हुआ है कि कोई भी अगर मुकदमा फाइल करा गया है तो वो अब तारीख पे ना टिका रहे, समय रहते ख़त्म करा दिया जाए। जैसे क्रिमिनल केसेस के लिए कहा गया है कि प्रयास करा जाए कि 45 डेज़ के अंडर अंडर केस में एक पॉजिटिव बेंचमार्क अचीव हो। ठीक है। Some changes are alarming in terms of police powers. They confer in Section 187 of the BNSS, increasing the police powers by expanding the maximum limit of police custody from 15 days to 60 days and 90 days. अच्छा, सेक्शन 187 सी BNSS जो है, सेक्शन 187 जो है BNSS में है। इसमें अगर पुलिस ने हिरासत में लिया है तो 15 दिन तक ठीक है, मगर वो चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है 60 से 90 दिनों तक, ज़रूरत के अनुसार। The provision of section 167(2)(a) of CRPC allows the magistrate to extend custody of an arrested person beyond 15 days as long as it is not in police custody, meaning that beyond 15 days the person has to be in prison and not with the police. However, the corresponding section 187 section 3 of BNSS has deleted the words otherwise than in police custody. परिवर्तन करे हैं बहुत सारे। इसी को लेके हो सकता है कि समय रहते कंट्रोवर्सीज भी रहें लॉज में, है ना। कहीं पे देखिए बिल्कुल भी अगर कोई नैरेटिव ये तैयार कर रहा है कि बिल्कुल ये पुलिस स्टेट बन जाएगा देश वगैरह, ऐसा भी नहीं है। समय रहते कानून को भी सख्त करने की ज़रूरत है। सेक्शन 531 BNSS में 170 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देयर इज एन एनी अपील एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द न्यू रजिस्ट्रेशन देन सच प्रोसीडिंग विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ CRPC और IEA। तो सेक्शन 531 में बताया हुआ है BNSS में कि 531 में कि अगर अब देखिए तो 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, मगर अगर कोई भी केस या ट्रायल इससे पहले चल रहा है तो जब तक वो चल रहा है वो CRPC पे ही चलने दीजिए आप और इंडियन एविडेंस एक्ट पे ही चलने दीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, 1 जुलाई के बाद से जो फाइल होंगे वो BNSS में होंगे, ठीक है, BNSS में होंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 531 में बताया हुआ है और कोई विशेष नहीं है। अच्छा आर्टिकल था, अच्छी इन्होंने बात करी। बाकी बाइडेन को लेके, प्रेसिडेंट बाइडेन को लेके आर्टिकल है, कुछ खास नहीं लगा, मैंने छोड़ दिए। ये सब बेकार है, ये देख लीजिएगा। ऐसा बढ़िया तो नहीं है मगर ठीक है, आपके किसी काम का नहीं है। देखिए सारे आर्टिकल भी नहीं पढ़ने होते, आप कितना पढ़ लेंगे, और इतना कंटेंट ओवरलोड है UPSC में, तो प्रयास करिए कि सब कुछ ना ही देखा जाए तो बढ़िया है। कम रखिए मगर बेहतर रखिए। ये आर्टिकल है विकास पाठक जी द्वारा एमरजेंसी को लेके। इन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि ओरिजिनली हम लोग बात तो कर रहे हैं आपातकाल की, इमरजेंसी की, बट इमरजेंसी है क्या। आइए देखते हैं। इमरजेंसी रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 1975 जून 25 1975 टू मार्च 21 1977। मतलब 1975 से लेके 1977, इधर जून और इधर मार्च तक, ये पूरा काल था इमरजेंसी का काल, आपातकाल जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इसमें इंदिरा गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपकी इमरजेंसी लगाई थी। ऑलमोस्ट ऑल ऑपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल एंड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग
the freedom of speech and expression guaranteed under Article 91A were curtailed. What legal and constitutional sanction an emergency have? Under Article 352 of the Constitution, the President may, on advice of Council of Ministers headed by Prime Minister, issue proclamation of emergency. अच्छा, ये एजेंसी कैसे लग सकती है? ये आर्टिकल 352 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रावधान दिया हुआ है कि एजेंसी कैसे लगेगी। राष्ट्रपति लगा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं सलाह देंगे। क्या क्या वजह हो सकती है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, या आर्म्ड रेबेलियन, या युद्ध हो जाए, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हो। In 1975, instead of armed rebellion, the ground of internal disturbance was available. अच्छा, 1975 में क्या था? वॉर तो कोई था नहीं भैया, था कोई मतलब वॉर हुआ था मगर एमएनसी के लिए तो नहीं था ना ये वॉर। इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए पॉइंट ये ले आए, ठीक है। In press note, the government said certain person inciting the police and armed forces to not discharge their duties, and apparent reference to Jayaprakash Narayan called to police not to follow immoral orders. बस इन्होंने बाद में एजेंसी लगा दी थी अपनी। आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है? फ्रीज द स्टेट ऑफ ऑल लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, एज सून एज एन इमरजेंसी इज इम्पोज्ड। आर्टिकल 359 empowers the article it enforces the what were the political and social circumstances in India। अच्छा, उस समय पॉलिटिकल क्या कंडीशंस थी, ठीक है। आप ये अर्ली इन 1974 a student movement called नव निर्माण began in गुजरात में एक मूवमेंट चल रहा था नव निर्माण, ठीक है। नवनिर्माण इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार, और उससे ही बिहार में मोटिवेशन लोग को मिला अगेंस्ट करप्शन and poor governance, and the ABVP and socialist organizations came together to form the छात्र संघर्ष समिति। फिर एक छात्र संघर्ष समिति बनी, ठीक है। बाकी तो तमाम घटनाएं हैं, ठीक है। Meanwhile, in 1974, the socialist leader George Fernandez led an unprecedented strike of railway workers that paralyzed the Indian railways for 3 weeks. फिर इधर आपका जो जेपी मूवमेंट हुआ है इसमें, क्योंकि जेपी साहब सोशलिस्ट थे तो रेलवे की स्ट्राइक लग गई, ठीक है। ऑन June 5 ड्यूरिंग स्पीच इन पटना गांधी मैदान, जेपी साहब ने कहा कि संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन चाहिए भाई हमको। On March 6 he addressed a huge rally at Boat Club in Delhi and another in Patna। बहुत बड़ी रैली करी इन्होंने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उनका ये नारा था, जो कि बहुत ही लैंडमार्क नारा रहा, आज भी लोग याद करते हैं। बाकी वही सब कहानियाँ बताई हैं इसमें, आप देखिएगा ज़्यादा। फिर एक एक्ट भी लगा था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट लगा था, ठीक है। इस मीसा एक्ट के अंडर तो बहुत सारे लोग को जेल में डाल दिया था, ठीक है। न्यूज़पेपर्स जो भी होंगे छपाई करने से पहले इन्हें बताना पड़ेगा सरकार को, सेंसरशिप शुरू हो गई थी, ठीक है ना। यूएनआई, पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनको वर मर्ज इनटू अ स्टेट कंट्रोल एजेंसी कॉल्ड समाचार। मतलब ये जो भी ये प्रिंटिंग करेंगे, पब्लिशिंग करेंगे, या फिर वो न्यूज़ मीडिया में फॉरवर्ड करेंगे, इनको ये सब बताना पड़ेगा। सेंसरशिप लग गई थी, ठीक है। इंदिरा संजय गांधी pushed a 5-point program that included forced family planning and clearance of slum, और तमाम घटनाएं हुई थी, उस पर पूरा मत जाइए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रीफ टाइमलाइन दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कभी इसको इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए है, भाई कुछ खास नहीं है, सब खेल जगत की खबरें। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमें मिस हो गई है, हमने डिस्कस नहीं करी है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खुद से अध्ययन करिए, खुश रहिए, बेहतर रहिए, और कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।